So hello guys, welcome to Goodwill Education, one stop destination for your English guys। ये वीडियो देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको हिट जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर हिट करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। ये जो पूरा का पूरा कोर्स है इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लें और अपने कोर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उसको चेक जरूर कर लें। तो गाइस आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 फ्लैमिंगो से, जो कि है 12th क्लास इंग्लिश के लिए लॉ स्प्रिंग। और लॉ स्प्रिंग का मैं आज आपको कराऊंगा पार्ट 1, जो कि सीमापुरी नाम की प्लेस के बारे में है। तो गाइस आशा करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस चैप्टर में मैं हर एक चीज को कवर करने वाला हूं और आप लोगों की सबसे ज्यादा हेल्प होगी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारा 12th क्लास इंग्लिश का कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं तो उसकी फीस है सिर्फ 999 रुपीज फॉर होल कोर्स, कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर आपको सेपरेट प्राइवेट वीडियोस के साथ साथ सैंपल पेपर्स, इसके अलावा डाउट सेशंस, वीडियोस ऑन डिमांड और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे प्राइवेट ग्रुप के साथ साथ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, दैट इज लॉ स्प्रिंग पार्ट 1 अबाउट सीमापुरी। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इस चैप्टर के राइटर के बारे में। इस चैप्टर के राइटर का नाम है अनेस जंग। और अनेस जंग जो है वो है एक इंडियन ऑथर और जर्नलिस्ट, बोथ इंडिया और अब्रॉड के लिए। और गाइस अनेस जंग का जो बर्थ है वो हुआ था 1 जनवरी 1944 को। और साथ के साथ उनके जो फेमस वर्क्स हैं दैट इज अनवीलिंग इंडिया 1987, सेवन सिस्टर्स 1994 और साथ के साथ ब्रेकिंग द साइलेंस 1997। और इसके अलावा अनेस जंग ने बहुत सारे वर्क्स किए हैं। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है द टाइम व्हेन द स्टोरी इज सेट। तो गाइज अगर मैं बात करता हूं कि ये जो चैप्टर है ये पब्लिश कब हुआ, तो ये चैप्टर बेसिकली एक फेज है अनेस जंग की एक बुक का, दैट इज लॉ स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और ये पब्लिश हुई 2005 के अंदर। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली पार्ट 1 की बात करूं तो इसके अंदर अनेस जंग ने सीमापुरी के लोगों के बारे में, उनकी लाइफ एंड लिविंग कंडीशन के बारे में और स्पेशली वहां के जो बच्चे एज अ रैक पिकर काम करते हैं उसके बारे में बताया है। और यहां पे अगर हम टाइम की बात करें तो स्टोरी जो है वो सेट होती है 1971 से, जब सीमापुरी के अंदर लोग आके सेटल होते हैं। कहां से? बांग्लादेश से। और बांग्लादेश के कहां से? ढाका से, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। तो गाइज आई होप आप लोगों को टाइम सेटिंग के बारे में पता चल गया होगा। तो गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसेस की। प्लेसेस कौन सी सेट होती हैं? तो दिल्ली के बॉर्डर पे जो प्लेस है सीमापुरी, जो कि रैक पिकिंग के लिए मशहूर है, हम उसकी बात करेंगे। और सीमापुरी के जो लोग हैं वो बांग्लादेश ढाका के रहने वाले हैं, हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे कैरेक्टर्स। तो गाइज अगर हम कैरेक्टर की बात करें, इस चैप्टर का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है एक लड़का, जो कि एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है साहिब आलम। और इसके अलावा हम पीपल ऑफ सीमापुरी की बात करते हैं। उन पीपल ऑफ सीमापुरी में 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें हम बात करते हैं वहां के बच्चों की और वहां के बड़ों की। और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं गाइज इस चैप्टर के वैल्यू की, एंड दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। दे आर नॉट गेटिंग एजुकेशन, इंस्टेड दे हैव टू वर्क हार्ड ऑल द डे। तो यहां पे वैल्यू है कि भाई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बच्चों का, तो ऑब्वियस सी बात है सिखाया क्या जा रहा है कि हमें इन लोगों को सेव करना होगा, इन बच्चों को हमें सेव करना होगा। सेकंड, राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, की जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य हैं और उनको एजुकेशन जरूर मिलनी चाहिए। वो बच्चे जो एज अ रैक पिकर कहीं पे काम कर रहे हैं, उनको रैक पिकिंग करने की जगह प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। सो गाइज अब मैं बात करूंगा इस चैप्टर के ब्रीफ स्टोरी की। ब्रीफ स्टोरी सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीफ स्टोरी की, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज अ बॉय
who is साहिब आलम and he is a रैक पिकर। और रैक पिकर मतलब कि वो कूड़ा बीनता है और वो अपने काम में बहुत ज्यादा खुश है। एने जंग जो कि एक राइटर है, वो सीमापुरी को विजिट करती है अपने मिशन के दौरान, जहां पे वो बच्चों की कंडीशन को देखती है ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट प्लेसेस में, जिनको एक पैथेटिक सिचुएशन के अंदर काम करना पड़ रहा है। और वो देखती है वहां के बच्चों को, जहां पे उसे साहिब आलम भी मिलता है और उसके बारे में उसे पता चलता है। साहिब आलम के साथ वो उनके प्लेस सीमापुरी पे जाती है और सीमापुरी में उसे वहां के लोगों की लाइफ एंड लिविंग कंडीशन के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी है। और जब वो वहां पे जाती है तो उसके बाद उसे वहां एहसास होता है कि वहां के जो बच्चे हैं उनका भविष्य किस तरीके से अंधकार की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। और वहां पे उसे साहिब आलम के बारे में भी कई सारी बातें पता चलती हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो सीमापुरी है वो एक ऐसी प्लेस बन चुकी है जहां पे बच्चों के लिए रैक पिकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए रैक पिकिंग एक सोर्स ऑफ प्लेजर है। लास्ट में साहिब आलम को एक टी स्टॉल पे जॉब मिलती है जहां पे वो काम करता है, लेकिन जब एने जंग उससे पूछती है कि क्या वो अब खुश है, तो वो उस वक्त भी बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसका रीजन है क्योंकि उसकी केयर फ्री लाइफ एज अ रैक पिकर वो खो चुका है। तो गाइज अब हम बात करेंगे अपने डिटेल्ड एनालिसिस की, जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर ढंग से शुरुआत से लेके एंड तक बताऊंगा। आई होप आप इस स्टोरी को ध्यान से समझोगे और जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं आप इसको साथ के साथ रजिस्टर में नोट जरूर करोगे, क्योंकि ये चैप्टर मैं कहीं से भी छोड़ने वाला नहीं हूं और इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो गाइस, हमारी डिटेल्ड स्टोरी, फर्स्ट पॉइंट, साहिब टेल्स अबाउट द रीजन दैट व्हाई दे माइग्रेटेड टू सीमापुरी। साहिब बताता है कि किस तरीके से उन लोगों को बांग्लादेश के ढाका से यहां सीमापुरी में आके रहना पड़ा। ये सारी की सारी बातें उसकी मदर ने उसे बताई थी। उसकी मदर ने उसे बताया कि एक टाइम पे जब उनका घर बार सब कुछ स्टॉर्म की वजह से तबाह हो गया, उसके बाद उन लोगों को माइग्रेट होके आना पड़ा सिटी की तरफ, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तो ये स्टोरी साहिब की मदर ने उसको बचपन में बताई थी कि द ग्रीन ओल्ड फील्ड्स ऑफ ढाका वाज अ डिस्टेंट मेमोरी फॉर देम, क्योंकि उन लोगों को वहां से आना पड़ा इस बिग सिटी में इन होप ऑफ गेटिंग अ गुड सर्वाइवल। और यहां पे वो काफी सालों से रह रहे हैं। तो यहां पे वो कब आए थे? 1971 में आए थे। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राइटर एडवाइजेस साहिब टू गो स्कूल इंस्टेड ऑफ डूइंग रैक पिकिंग। तो जब एक दिन साहिब से एने जंग मिलती है तो एने जंग उसे एडवाइस करती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। एक्चुअली वो एक क्वेश्चन पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो साहिब कहता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। तो शायद एने जंग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ये चीज जानना चाहती है, इस बात को समझना चाहती है कि क्या साहिब सच में स्कूल जाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो उसे पूछती है कि अगर स्कूल होता तो तुम जाते, मैं अगर बनवाऊंगी स्कूल तो क्या तुम वहां पे आओगे। तो उस टाइम पे साहिब के सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसको वो मिस नहीं कर पाता और वो कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। लेकिन मानना पड़ेगा कि एने जंग की ये एडवाइस एक हॉलो एडवाइस थी। क्यों? क्योंकि शायद उसने ये बात सिर्फ इसलिए बोली क्योंकि वो साहिब के विश को, डिजायर को और कहीं ना कहीं उसके विजन को जानना चाहती थी कि क्या सच में साहिब स्कूल आना चाहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब साहिब एने जंग को दोबारा सीमापुरी के आसपास देखता है तो वो उससे जाके पूछता है कि मैम, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एने जंग को काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील होना पड़ता है, जस्ट बिकॉज उसने एक ऐसी सजेशन, एक ऐसी एडवाइस, एक ऐसा प्रॉमिस साहिब से कर दिया जिसको शायद वो पूरा नहीं कर सकती है और उसे उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सो गाइज, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज द आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब आलम। जब एने जंग को पता चलता है कि साहिब का नाम क्या है तो दैट वाज साहिब ए आलम। लेकिन एने जंग बहुत ज्यादा हैरान होती है उसके नाम को जान के, क्योंकि साहिब आलम में साहिब का मतलब होता है कोई राजा, कोई सेठ, और आलम का मतलब होता है वर्ल्ड। साहिब आलम का मतलब होता है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का कर्ता धर्ता मालिक, इट मींस सेठ। लेकिन साहिब आलम एक रैक पिकर है, कूड़ा बीनने वाला है।
और आयरनी का मतलब होता है समथिंग इज अपोजिट एज इट इज सेड, मतलब जो चीज जैसी दर्शाई गई है, प्रेजेंट की गई है, बोली गई है, उससे अपोजिट। तो यहां पे अगर देखा जाए तो साहिब आलम का मतलब तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, लेकिन साहिब एक रैक पिकर है, एक कूड़ा बीनने वाला है, और उसका प्रोफेशन उसके नाम को बिल्कुल भी सूट नहीं करता, एंड दैट इज द रीजन यहां पे उसके नाम में क्या है, आयरनी है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आस्किंग अबाउट चप्पल्स। तो गाइज एनएस जंग देखती है कि सीमापुरी में मॉर्निंग के अंदर एक बेयरफुट आर्मी जो है बच्चों की वो दिखाई देती है, और शाम होते होते वो कहीं डिसअपियर हो जाती है। वो आर्मी बच्चों का एक झुंड है, एक ग्रुप है, और जब उन बच्चों में से कुछ बच्चों से एनएस जंग पूछती है कि वो चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, तो उनमें से अलग अलग बच्चों पे अलग अलग रीजंस होते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे जो चप्पल है वो अलमारी के ऊपर है और शायद वो चप्पल उतार नहीं पाते। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें चप्पल पहनने का शौक ही नहीं है, कुछ के पास शायद चप्पल है ही नहीं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एनएस जंग है वो ये सोचती है कि कहीं ये एक रीजन तो नहीं है उनका अपनी परपैचुअल पॉवर्टी को छुपाने का। परपैचुअल पॉवर्टी मतलब एक अनएंडिंग पॉवर्टी, और वो शायद सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज दे रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कोई चप्पल है ही नहीं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ स्टोरी फ्रॉम अ मैन फ्रॉम उदीपी। तो एनएस जंग हमारे को यह समझाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से जो जीवन है वो लोगों के लिए बदल चुका है। वो बताती है कि एक बार की बात है, उदीपी के रहने वाले एक शख्स ने मुझे बताया कि जब वो छोटा था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो उदीपी में एक मंदिर में एक पुजारी का बेटा था, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी वो मंदिर से गुजरता था तो वो भगवान से प्रे करता था एक जोड़ी जूतों के लिए, क्योंकि उसके पास एक जोड़ी जूते नहीं थे। तो गाइस अब एनएस जंग उदीपी को फिर से विजिट करती है और वो एक मंदिर में जाती है, और वो मंदिर थोड़ा सा चेंज होता है, और जब वो उस मंदिर में जाके प्रे करती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे एक लड़का दिखाई देता है, और वो लड़का जो है उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। वो एक छोटा सा लड़का है जिसने एक बैकपैक भी लटका रखा है, और उसे पता चलता है कि वो उस मंदिर के एक पुजारी का बेटा है। जिस बात से एनएस जंग को यह रियलाइज होता है कि पिछले 30 सालों में, क्योंकि जो स्टोरी उस आदमी ने बताई थी वो 30 साल पहले की थी, तो 30 सालों में समय बदल चुका है उस मंदिर के पुजारी के लिए और उस पुजारी के बेटे के लिए। पहले वाले पुजारी के बेटे के पास स्कूल ड्रेस नहीं थी, ना ही उसके पास शूज थे, लेकिन अब पुजारी के बेटे के पास एक बैकपैक भी है, स्कूल यूनिफॉर्म भी है और शूज भी है, जिससे वो ये समझाने की कोशिश करती है कि जो लोग एवरेज थे वो शायद अब एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से थे वो एक मिडिल क्लास में आ चुके हैं, लेकिन जो सीमापुरी के लोग हैं जो 1971 में एक पैथेटिक सिचुएशन में सीमापुरी में रहने लगे, वो आज भी उसी पैथेटिक सिचुएशन में सीमापुरी में रह रहे हैं। समय बदला तो है लेकिन अमीरों के लिए या फिर मिडिल क्लास लोगों के लिए, लेकिन इन सीमापुरी के लोगों के लिए समय आज भी नहीं बदला है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑन द विजिट टू सीमापुरी। तो गाइस एनएस जंग जो है वो साहिब आलम के साथ सीमापुरी जाती है और वहां पे वहां के लोगों की लाइफ और लिविंग कंडीशन को देखती है। तो सीमापुरी के बारे में एनएस जंग बोलती है कि सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट इट इज माइल अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। इसका मतलब कि सीमापुरी दिल्ली के बॉर्डर पे है, पर फिर भी सीमापुरी दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर है। कहीं ना कहीं सीमापुरी दिल्ली से दूर इसलिए है क्योंकि सीमापुरी दिल्ली की फैसिलिटी से, ग्लिटर से, चमक धमक से, ऐशो आराम से बहुत ज्यादा दूर है। सीमापुरी दिल्ली के बॉर्डर पे होने के बावजूद भी उससे बहुत दूर है, क्योंकि दिल्ली में जो फैसिलिटीज हैं वो सीमापुरी में नहीं है। बताती है एनएस जंग कि किस तरीके से वहां पे लोग रहते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड में, जिनकी छतें होती हैं टीन की, टेरापोलिन की, और साथ में वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है रनिंग वाटर के लिए, कोई सीवेज नहीं है गाइस, कोई ड्रेनेज नहीं है, घर का पानी निकलने का रास्ता नहीं है, बारिश का पानी निकलने का रास्ता नहीं है। उन बेचारों के पास तो अपना आइडेंटिटी कार्ड तक नहीं है। दे आर स्क्वाटर्स हियर, जो यहां पे लीगली किसी जमीन पे कब्जा करके रह रहे हैं, छोटे छोटे हटमेंट्स में वो रह रहे हैं। उन लोगों के पास कोई आईडी कार्ड तो नहीं है गाइस, लेकिन उन लोगों के पास राशन कार्ड जरूर है, और वो राशन कार्ड उनको अनेबल करता है ग्रेन फूड खरीदने के लिए। उनके लिए उनकी पहचान से ज्यादा वो राशन
राशन कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए वो अनाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस सीमापुरी के अंदर अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो वो बड़े होके एक कूड़ा बीनने वाला ही बनता है, क्योंकि सीमापुरी के अंदर जन्म लेने का मतलब एक रैक पिकर बनना ही है और इसको कोई भी नहीं बदल सकता। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ गार्बेज। मैं आपको बता दूं कि यहां पे कूड़ा बीनना, रैक पिकिंग और गार्बेज का एक अलग सेंस है बड़ों के लिए और बच्चों के लिए। अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों के लिए ये कूड़ा एक सर्वाइवल है, एक सोर्स ऑफ इनकम है, उनकी डेली ब्रेड है, गार्बेज इज गोल्ड टू देम। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए ये कूड़ा रैप्ड इन वंडर्स है, ये उनके लिए सोर्स ऑफ प्लेजर है। यहां पे उन्हें कभी कूड़ा बीनते हुए एक कॉइन मिल जाता है तो कभी 10 रुपी नोट मिल जाता है और उन्हें हमेशा आशा होती है कि कुछ ना कुछ नया उनको मिलता रहेगा और इसी होप में वो कूड़े को बीनते रहते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विशेस विच आर नेवर फुलफिल्ड। एक दिन वो साहिब आलम को, एनएस जंग साहिब आलम को एक टेनिस कोर्ट के बाहर देखती है। जब वो उसे टेनिस कोर्ट के बाहर देखती है तो वो उसे पूछती है कि वो यहां क्या कर रहा है। तो उस टाइम पे उसे पता चलता है कि उसे ये टेनिस नाम का गेम बहुत पसंद है, लेकिन उसे पता है कि ये गेम उसकी पहुंच से बाहर है। कई बार वो बच्चों को यहां पे खेलते हुए देखता है, हालांकि उसके पास टेनिस शूज हैं, लेकिन उन टेनिस शूज में से एक शूज के अंदर एक छेद है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसके पास चप्पल पहनने के भी लाले पड़ रहे हैं, उसके लिए एक छेद वाला जो जूते का पैर है यही बहुत कुछ है। तो गाइज यहां पे एनएस जंग बताने की कोशिश करती है कि ये जो बच्चे यहां पे काम करते हैं, रैक पिकिंग का काम करते हैं, दिन रात रैक पिकिंग करते रहते हैं, उनके दिलों में भी विशेस हैं, लेकिन वो विशेस कभी भी फुलफिल नहीं होती। हालांकि उस टेनिस कोर्ट का गार्ड कभी कभी साहिब आलम को अंदर जाने देता है, उसके मन को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन साहिब को पता है कि ये गेम उसकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गार्बेज हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट इन सीमापुरी। इसका मतलब ये कि गार्बेज ने एक प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट ले लिया है सीमापुरी में। सीमापुरी में कूड़ा कूड़ा नहीं बल्कि एक कला का केंद्र बन चुका है, और ऐसा इसलिए कहा गया है गाइस क्योंकि जिस तरीके से एक आर्ट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कलाकार के लिए उसकी कला के अंदर हमेशा प्लेजर महसूस होता है, हमेशा खुशी महसूस होती है, उसे हमेशा आनंद आता है। उसी तरीके से सीमापुरी के अंदर जो रैक पिकर्स हैं उन लोगों को हमेशा प्लेजर फील होता है, आनंद फील होता है अपने रैक पिकिंग में। तो यहां पे उनके लिए कूड़ा एक प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट ले चुका है, उसका एक फॉर्म ले चुका है। और गाइस हमारा लास्ट पॉइंट है लॉन्ग टाइम नो सी एंड देन मैट। मतलब एनएस जंग काफी टाइम से साहिब आलम से मिल नहीं पाती और वो उससे मिल ना पाने की वजह से उसकी लाइफ के बारे में अब ज्यादा कुछ नहीं जान पाती। लेकिन एक दिन इंसिडेंटली साहिब आलम से एनएस जंग मिल जाती है और वो देखती है कि साहिब आलम के हाथों में एक स्टील का कनस्तर है, और जब वो उसे पूछती है कि वो कहां जा रहा है तो वो इशारा करते हुए कहता है कि मैं उधर जा रहा हूं। उसके फेस पे एक सीरियसनेस होती है, एक गंभीरता होती है, और उस टाइम पे वो बताता है कि वहां दूर उस टी स्टॉल पे मैं काम करता हूं, मुझे महीने के 800 रुपए मिलते हैं और साथ में 2 वक्त का खाना भी मिलता है। उस टाइम पे एनएस जंग उससे पूछती है कि आर यू हैप्पी विद दिस जॉब। उस टाइम पे उसका चेहरा इस तरीके से नीचे लटक जाता है जिससे सिर्फ और सिर्फ यही पता चलता है कि वो इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो स्टील का कनस्तर गाइस उसे ज्यादा भारी लगता है अपने उस प्लास्टिक बैग से, हालांकि वो इतना भारी सच में नहीं है, प्लास्टिक बैग ज्यादा भारी था, लेकिन वो स्टील का कनस्तर गाइस उसे ज्यादा भारी इसलिए लगता है क्योंकि नाउ ही इज नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन चॉइस। वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, अब वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वही करता है जो उसका मालिक उसे बोलता है, और वो अपनी केयर फ्री लाइफ को खो चुका है। नाउ ही इज नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन चॉइस। अब वो अपनी मर्जी का मालिक गाइस नहीं रहा और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा परेशान है। सीमापुरी में रहने वाले बच्चों के लिए फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, पैसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पे मैं गाइस इस चैप्टर को एंड करता हूं। अब हम मूव करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने से पहले मैं कहूंगा कि गाइज लिटरेचर इज ब्यूटीफुल। लिटरेचर को फील करना सीखो, लिटरेचर के एसेंस को समझो, लिटरेचर के डेप्थ को समझो। लिटरेचर को सिर्फ एक स्टोरी मत समझो गाइज, लिटरेचर एक राइटर की फीलिंग होती है, ये एक सिनेरियो होता है। इस सिनेरियो के अंदर आप लोगों को इमेजिनेशन करनी है, आप लोगों को क्रिएटिव बनना है, आप लोगों को दूसरों की फीलिंग को अपने अंदर फील करना है। अगर आप ऐसा करना लगे तो जरूर आप लिटरेचर के अंदर आगे पहुंच
पहुंच जाओगे और आपको लिटरेचर सही मायनों में समझ में आएगी, आप चीजों को फील कर पाओगे, इमेजिन कर पाओगे, लिटरेचर को आप प्यार कर पाओगे। तो गाइज अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो गाइज सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब आलम, कि साहिब आलम के नाम में क्या आयरनी है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। गाइज क्वेश्चन नंबर 2 है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल ऑफ सीमापुरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल ऑफ सीमापुरी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं गाइज, हाउ इज गार्बेज डिफरेंट फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी, की जो गार्बेज है वो कैसे डिफरेंट है सीमापुरी के लोगों के लिए। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, हाउ हैज गार्बेज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट इन सीमापुरी, की इसने एक प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट कैसे ले लिया है। और इसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, एंड दैट इज वाज साहिब हैप्पी ऑन गेटिंग अ जॉब, की क्या साहिब सच में खुश था। गाइस क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन ये 5 जो मैंने आपको बताए हैं ये आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। इस चैप्टर से ये 5 क्वेश्चन जो है इनमें से ही क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर जरूर कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोग इनके आंसर्स को पोस्ट कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा आपने कितना इफेक्टिव आंसर लिखा है। लास्ट में यही कहूंगा कि ये वीडियोस तो गाइस एब्सोल्युटली फ्री है, मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, अपनी उम्मीद से कई गुना ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स में रजिस्ट्रेशन जरूर करें, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ गाइस 1000 रुपीज है। 1000 रुपीज तो बहुत कम फीस है गाइस। अगर आप मंथली कहीं पे भी पढ़ते हो तो 500 रुपए तो कम से कम फीस होती है, इससे ज्यादा ही फीस होगी आप लोगों के एरियाज के अंदर शायद। तो 1000 रुपए के अंदर आपको सारा कोर्स कराया जाएगा, लास्ट तक आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी। आपको प्राइवेट वीडियोस भी दूंगा, ये वीडियो तो बना रहा हूं, प्राइवेट वीडियोस भी दूंगा, साथ में आप लोगों को सैंपल पेपर्स दूंगा, सैंपल पेपर्स के साथ आपकी टेस्ट सीरीज चलाऊंगा गाइस, आपके डाउट सेशंस होंगे। अगर आपको कोई वीडियोस आपकी डिमांड पे चाहिए तो वो भी आप लोगों को दूंगा, और साथ में आपको एक प्राइवेट ग्रुप के अंदर भी ऐड करूंगा। इतनी सारी चीजें देने के बाद आप लोगों के मार्क्स जरूर आएंगे। तो प्लीज आप लोग हमारे इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर जरूर करिए, जिसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें जरूर अपने आप को ज्वाइन कर ले, ताकि आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर पे भी आप लोग वर्क करते रहें और आपकी कंपोजिशन स्ट्रांग हो जाए। और गाइज आपकी लेटेस्ट क्वेरी रिप्लाई करने के लिए मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों की रिप्लाई करता हूं, और आप मेरे इंस्टाग्राम के यूजर नेम के थ्रू मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फॉलो जरूर कर लें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द चाहिए तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, विच इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश।